तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, सपने किसको नहीं आते। सपने हर कोई देखता है, मगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका देखा गया हर सपना बिल्कुल सच हो जाए तो क्या आप इस बात पर यकीन मानेंगे? नहीं ना। इसीलिए मैं आपके लिए इस तरह की एक कहानी लेकर आया हूं जिसमें आपको सपने और हकीकत में बड़ा ही फर्क देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। हेलो दोस्तों, मैं सर की कहानियां पिछले 2 साल से सुन रही हूं। बस यही सोचकर मैं भी अपनी कहानी भेजना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मेरा अकाउंट नहीं था। इसीलिए इस कहानी को भेजने के लिए मैंने अपना अकाउंट बनाया। खैर, ये कहानी डरावनी नहीं है, लेकिन दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो ठीक, मैं कहानी शुरू करती हूँ। हम जयपुर के रहने वाले हैं। हमें जयपुर में आए 5 साल हो चुके हैं। अचानक ना जाने क्यों मेरी जिंदगी में शुरू से परेशानी आ रही है। मैं अक्सर जब भी कोई सपना देखती हूँ, वैसे तो हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन कई बार हमारे सपनों में देखी गई बात सच हो जाती है तो इसे हम एक तरह का संजोग मानते हैं। लेकिन ये बात जब बार बार सच होने लगे तो ये कोई संजोग नहीं कहलाता। सच कहूँ तो जब मैं सपने देखती थी तो कुछ सपने मेरे सच में सच हो जाया करते थे। जो दृश्य मैं सपनों में देखा करती थी वो मुझे असल जिंदगी में दिखता था। लेकिन ये सारी बातें मेरे साथ बचपन में कम होती थी, पर अब जब मैं 18 साल की हो गई तो न जाने क्यों बड़े ही खतरनाक सपने दिखते हैं। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है। उस वक्त मैं 15 साल की थी। हालांकि मुझे लगातार सपने नहीं आते थे, लेकिन मुझे जब भी कभी सपने आते थे तो उसमें देखा गया दृश्य मेरी असल जिंदगी में 1 या 2 दिन में सामने आता था। अब मैं आपको ठीक से बताती हूँ। बात करूँ 2 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले की, तो अगस्त 2023 में एक दिन मुझे सपना आया। मैंने देखा कि मेरे घर पर मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, जबकि वो रिश्तेदार हमारे घर में पिछले 9 साल से नहीं आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ज़्यादातर रिश्तेदारों से व्यवहार नहीं रखते थे। लेकिन इसके ही अगले 2 दिन बाद घर में कुछ इस तरह का झगड़ा हो गया कि ना जाने क्यों हमें रिश्तेदारों को बुलाना ही पड़ा। अब आप ही सोचिए, जब रिश्तेदार बैठकर समझाने लगे और आपस में बात करने लगे तो अचानक मुझे याद आया कि ये दृश्य तो मैंने 2 दिन पहले सपने में देखा था। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सपना देखने के बाद ये कभी सच भी होगा। खैर, मैंने इसे उस वक्त इत्तेफाक समझा, लेकिन 2-3 महीने के बाद मुझे एक दृश्य फिर से दिखा। मैंने देखा कि मेरे स्कूल में हिंदी मीडियम की एक नई टीचर है जो कि बहुत ही बैकवर्ड गांव से है। उनकी एजुकेशन भी कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जब मैं वाकई स्कूल गई तो मैंने जो सपने में देखा था सेम वही हुआ। वो टीचर जैसा मैंने देखा था बिल्कुल उसे वैसा ही पाया। दोस्तों, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ, इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती थी। और तो धीरे धीरे मुझे अजीब अजीब सपने दिखने लगे हैं। अक्सर मुझे घर में हो रही घटनाओं को लेकर काफ़ी सपने दिखते हैं। यकीन मानिए, मेरे सारे सपने हर दूसरे या तीसरे दिन सच हो जाते हैं। अब मैं आपको दिसंबर की बात बताती हूँ। दिसंबर में मेरे नाना ने जयपुर के पास में ही एक जगह है, वहाँ पर मकान खरीदा था। उन्होंने उस मकान की ओपनिंग के लिए पूजा रखी थी। पूजा में हम सभी को बुलाया गया था। मैं भी माँ के साथ वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ की जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि मेरा मन बाहर जाने में थोड़ा कम लगता है। और तो और मुझे इस तरह के देहाती एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे शहर में लोगों के बीच रहना पसंद है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि मेरे मामा और दूर की मौसी भी आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन 26 तारीख को जो प्रोग्राम था, मैं उस दिन वहाँ नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा बोल दूँ कि मेरे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे अगले 4 दिन तक बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल सकती। क्या पता प्रोग्राम 26 तारीख का कैंसिल होकर 1 तारीख का हो जाएगा। मैंने 24 तारीख को माँ को कहा कि मेरे स्कूल में इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके चलते मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, केवल क्रिसमस डे की छुट्टी मिली है। उस दिन भी सुबह 11 बजे तक मेरी क्लासेस है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मेरी माँ ने मामी को फ़ोन किया
तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बात को हम पिताजी से कह देते हैं कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम है, इसलिए ये प्रोग्राम आज नहीं बल्कि 1 तारीख को रख लेते हैं। दोस्तों, सारी की सारी बात सेटल हो गई और प्रोग्राम 1 तारीख का हो गया। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जाना था, इसी कारण मेरा पीछा भी छूटा। लेकिन दोस्तों, मुझे उसी रात एक सपना दिखा जिसमें कि मेरी माँ ने कहा कि हमें 26 तारीख को ही चलना होगा क्योंकि ये पूजा हम आगे नहीं बढ़ा सकते, पंडित जी मना कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं सुबह उठी तो मैंने ऐसा सोचा कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि प्रोग्राम तो 1 तारीख का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मैंने जो सपना देखा था वो दृश्य मुझे सच में दिखा। हमें 25 तारीख को ही पूजा के लिए निकलना पड़ा। दोस्तों, मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। साथियों, मैंने सपनों के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है। मुझे 2 बातों को पता चला। सपने 2 कंडीशन में आते हैं। पहला वो कि जो हमारे मन में किसी चीज़ का डर हो, और दूसरा हम सपने में आने वाली स्थिति को आगाह कर दें जो कि हमारे मन को डर होता है। और तो और दोस्तों, मैंने सपने से ये भी सीखा है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले जीवन के लिए हमें सतर्क करता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानी आने वाली है वो सपना अगर सच में सच हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस सपने ने हमें आगाह किया था। धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ में आने लगी। खैर, जनवरी और फरवरी में मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया, लेकिन मार्च होने के बाद मुझे अचानक से एक दिन सपना आया कि हमारा मकान बिक गया है। मकान मालिक ने हमें खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। वैसे देखा जाए तो कानून के तौर पर हमें 3 महीने का समय देना बनता है। एक तो मेरे घर में माता पिता का डिवोर्स केस चल रहा है, इसलिए घर में रोज़ लड़ाई बनी हुई है। पर मैंने सपने में देखा कि हमारा मकान कोई देखने आया है और मकान बिक चुका है। जबकि सच बताऊं तो मकान बेचने की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी तो ये है कि सच में एक आदमी और औरत मकान देखने आए और पता चला कि मकान सच में बिक गया है। सब कुछ एकदम मेरे सपने जैसा था। हमें 1 महीने का टाइम दिया गया और बिल्कुल वही दृश्य जो मैंने सपने में देखा था, सब कुछ वैसा ही हुआ। दोस्तों, ये सारी बातें मैं अपने घर में कैसे बताऊं? माता पिता दोनों ही आपस में झगड़े से परेशान हैं। और तो और देखते ही देखते 1 महीना निकल गया, लेकिन हमें हमारी रेंज का कोई मकान नहीं मिला। इसके बाद जब होली आने वाली थी तो मेरे नाना जी का फ़ोन आया, क्योंकि मेरे नाना जी और मेरे छोटे मामा घर पर अकेले रहते हैं। फ़ोन पर उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारे घर पर आ जाओ, हम सभी साथ में होली मनाएंगे। पर दोस्तों, मुझे गांव के इलाकों में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मुझे अक्सर यहाँ की बहुत याद आती है। हम जयपुर मानसरोवर में रहते हैं। हमारे यहाँ का एरिया खुला भी है और कई सारे लोगों के बीच में भी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाज़ार है, सब कुछ है। बस इसीलिए मुझे यहाँ की बहुत याद आती है। लेकिन इसके उल्टा गांव में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। गिनती के 4 या 5 मकान बने हुए हैं। जब वहाँ पर कोई अपना ही नहीं होगा तो वहाँ पर जाकर क्या मज़े लेना। अब दोस्तों, कहानी सुनने वाले कुछ गलत ना समझे, इसलिए आपको एक बात और बता देती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि गांव के इलाकों में लोग दारू पीकर घूमते हैं। हम यहाँ पर लेट नाइट बाहर नहीं निकल सकते। गांव में तो 6 बजे के बाद बाहर घूमने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है। सिर्फ इसीलिए मैं पसंद नहीं करती। खैर, उसी रात मैंने फिर से एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि माता पिता का झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया है कि बात हाथ उठाने तक आ गई, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। दोस्तों, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन न जाने किस बात पर यह झगड़ा बढ़ गया और जो दृश्य मैंने सपने में देखा वो सच में सच हो गया। और ठीक जिस दिन होली जलाई गई उस दिन सुबह 8 बजे हमें नाना जी के घर कलवाड़ा आना पड़ा। इसके दूसरे दिन, जिस दिन होली खेलनी थी, उस दिन मंगलवार का था। मैं थका कर चुपचाप सो गई और ठीक उसी दिन मैंने दिन में ही सपना देखा। मैंने देखा कि हमें मकान खाली करने का 10 तारीख का समय दिया गया है, लेकिन वो ये कह रही है कि 29 तारीख को ही मकान खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। इसके बाद अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत परेशान हो गई। कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी कि ये सपना अब बिल्कुल सच नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने जिस डीलर से मकान बिकवाया था उसने 10 दिन का टाइम मांगा था। बस यही कारण था कि मकान मालिक हमें कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक 29 तारीख को अचानक से दोबारा मकान मालिक का फ़ोन आया। कहने लगी कि डीलर कोई नहीं होता मकान खाली करने वाला, तुम्हें आज ही मकान खाली करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 दिन की मोहलत और मिलेगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया।
दोस्तों, अब आप ही बताइए, एक दिन में मकान कहाँ से मिलता है। लेकिन दूसरी बात तो ये थी कि ये सारे दृश्य और वातावरण जो कि मैंने सपने में देखे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये परेशानी मेरे साथ बढ़ती जा रही है। अगर किसी को भी इस बारे में पता हो तो मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं इस बात से परेशान हूँ कि अचानक से ये क्या परेशानी है। हर बार जो भी मैं देखती हूँ वही सच हो जाता है। हर बार बस परेशानियों के ही सपने आते हैं। अच्छाई तो जीवन में कहीं बची ही नहीं। दोस्तों, हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम मकान पर ताला लगाकर दोबारा नाना जी के घर कलवाड़ चले गए। वहाँ जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारे पिताजी रोज़ाना माँ से झगड़ा कर रहे थे। वो लगातार माँ को इस बात पर ब्लैकमेल कर रहे थे कि ये मकान तुम्हारी वजह से बिका है, जबकि मकान तो मकान मालिक का था। खैर दोस्तों, मैं आपको इस घटना से 15 मार्च की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मेरे स्कूल में एक लड़की है जिसका मकान बिक चुका है। अब वो घर के मकान में रहती है। उनके घर वालों ने मकान यहाँ से काफ़ी दूर ले लिया है। हमारा स्कूल मानसरोवर में है और उसके घर वालों ने मकान सीतापुर में लिया है। सीतापुर 10 किलोमीटर दूर है। बात यह है कि वो लड़की उस स्कूल को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि स्कूल में कुछ ऐसा है जिस वजह से हम काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कूल को बहुत प्यार करते हैं। हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पर यह बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी उस लड़की पर आते हैं। लड़की का मकान बिकने के बाद वो हर रोज़ स्कूल में आकर सुबह सुबह रोने लग जाती थी। कहती थी कि ये फाइनल एग्ज़ाम के बाद मेरे घर वाले दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आएगी। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहती। वो बार बार मुझसे एक ही बात किया करती थी कि तुम्हारा मकान तो यहीं है, तुम तो यहीं मानसरोवर में रहोगे। भगवान करे तुम भी जयपुर जाकर रहो, तुम्हें भी इसी तरह किसी जगह जाना पड़े जहाँ से तुम स्कूल नहीं आ सकते। दोस्तों, उसे इस जगह को छोड़ने में दुख हो रहा होगा, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे हाथ में कोई भी बात नहीं है। बाकी वो और उसके घर वाले जाने, लेकिन उसकी कही सारी बातें एकदम से सच हो गई। आज 31 तारीख हो चुकी है। आज मुझे इतने दिन हो गए हैं और मैं अपने नाना जी के घर पर ही हूँ। कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ भी सक्सेस हो गई। मैं जानती हूँ दोस्तों, मेरी इस कहानी पर आपको कोई भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये मेरे जीवन का सच्चा अनुभव है। इस वक्त मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़े की वजह से मैं उन्हें अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद परेशान है। उधर मकान मालिक ने हमारा सारा सामान तो जाने दिया, लेकिन जो हमारा खास मोटा सामान था वो अपने पास रख लिया। कहा कि जो बकाया 10,000 है वो देकर तुम इसे ले जा सकते हो। ये बात भी मैंने 2 दिन पहले सपने में देखी थी कि मकान मालिक ने 10,000 माफ़ करने को कह दिया था। लेकिन मैंने सपने में ये भी देखा कि मकान मालिक कह रही है कि तुम्हारा 10,000 रुपया माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम्हारा मोटा सामान मैं यहीं रख लूँगी। दोस्तों, हमने अभी 1 साल पहले ही एक महंगा पलंग खरीदा है जो कि पूरे 20,000 का है, लेकिन 15,000 की नई मशीन मकान मालिक के पास रखी है, जबकि उसका किराया केवल 10,000 बनता है। मकान मालिक और उसका लड़का गुंडा बदमाश है, लड़ाकू है, लेकिन हम सीधे साधे परिवार वाले लोग हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ पिताजी मकान मालिक से लड़ने के बजाय घर पर ही कलेश करते हैं। सच कहूँ तो ये सारा दृश्य मैंने एक दिन पहले ही सपने में देखा है, और मैं इस बात को सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। दोस्तों, सपने सबको आते हैं, लेकिन सच होना बहुत अजीब बात है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मेरे पीछे कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रिसर्च के जरिए पता किया है कि लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने पाया है कि इस तरह की बातों को लोग छुपाते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह की बातें किसी को भी बोलकर खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहता। पर कहीं ना कहीं मैं इन सपनों को अच्छा भी मानती हूँ, क्योंकि इससे हमारे भविष्य में होने वाली घटनाएं मुझे पता चल जाती हैं। सच कहूँ तो कुछ दिनों से मुझे ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं। मुझे तो बस ऐसा लगने लगा है कि इस तरह के सपने मुझे आगाह कर देते हैं। दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि कई बार हम जो देखते हैं हम उसे मानना नहीं चाहते और उसे अनदेखा कर देते हैं। कई बार हमारे साथ बैठा हुआ इंसान हमें कहता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, जैसा कि मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर मकान लेने वाले हैं। ठीक उसी तरह सामने वाला जिक्र करता है, कहता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन दोस्तों बात समझ में ये नहीं आती कि जो चीज़ें सामने वाला कह रहा होता है वो हमारे साथ क्यों हो जाती हैं। इसी तरह एक छोटा सा किस्सा और है मेरे पास। हमारे घर के पास एक लेडीज़ रहती है जो कि अक्सर कहती थी कि उसके पति की नौकरी छूट जाएगी।
उसने कई बार ये बात मेरी माँ से कही थी, लेकिन मानिए उसके 4-5 बार ऐसा कहने के बाद उसकी नौकरी तो नहीं छूटी, लेकिन मेरे पिताजी की नौकरी जरूर छूट गई। दोस्तों, इस तरह की कई घटनाएं दिल में होती हैं। पता नहीं ये सब जादू टोना है या भूत प्रेत का काम। पता नहीं ये सब जादू टोना है या किसी भूत प्रेत का काम। कैसे डरावनी बात कहें या कोई साइकोलॉजिक फैक्ट्स, इन सब चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। इस तरह बार बार बोलकर क्या होता है? कोई एक बात जो कोई इंसान बार बार बोले कि हमारे साथ घटने वाली है, लेकिन वो हमारे साथ ना घटकर दूसरे के साथ घट जाए, ये सब क्या कहलाता है? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा एक ऐसा सपना है जो मुझे कुछ समय पहले देखा था, मान लीजिए 1 महीने पहले, लेकिन वो सपना अभी तक सच नहीं हुआ। वो मेरा पहला सपना होगा जो काफ़ी अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि वो सच हो जाए। दोस्तों, आप मेरी कहानी सुनकर मुझे पागल समझेंगे। मेरी स्टोरी में अभी भी कुछ सस्पेंस रखे हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल क्यों नहीं छोड़ना चाहते, न जाने क्यों वहाँ से दूर जाने पर इतना दुख हो रहा है, ये भी एक खास वजह है। लेकिन मैंने जो सपना देखा है वो आज तक सच नहीं हुआ, ये भी एक सस्पेंस है। बस मुझे इतना कहना है कि अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मैं अगले पार्ट में आपको विस्तार से एक एक चीज़ बताऊंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह की कहानी मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं सुनाई, और ना ही किसी ने भी कभी कोई सपना इतनी बार सच होते हुए देखा होगा। अब नहीं मालूम इनके साथ ऐसा क्या है, लेकिन ये जब भी कुछ देखती हैं वो न जाने क्यों 1 या 2 दिन में उनके सामने आ जाता है। बाकी दोस्तों, डरावनी कहानियां तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन कभी किसी के जीवन की कहानी सुनना जो कि पूरे सस्पेंस से भरी हो, इसका भी एक अलग मजा है। खैर, ले चलता हूं आपको हमारे कुछ डरावने किस्सों की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सेजल है और मैं गुजरात की रहने वाली हूं। ये कहानी मेरे भाई के साथ घटी है, जो कि एक सच्ची घटना है। आपको बता दूं कि हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। हमारा भाई हम बहनों में सबसे छोटा है, लेकिन वो हम सभी बहनों की बहुत केयर करता है। खैर, मेरे जीजा जी का गारमेंट का कारखाना है जहां कपड़े प्रेस होते हैं। उन दिनों मेरे भाई की कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो जीजा जी के साथ काम कर ले। जीजा जी ने भी मेरे भाई को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। उन दिनों जीजा जी नाइट जॉब करते थे। 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक था। वो दोनों रात को 9 से 1 बजे तक काम करते थे। मेरा भाई पहले जीजा जी के साथ सिर्फ खड़ा रहता था और जीजा जी गाना सुनते सुनते आराम से काम करते थे। उस दिन मेरे भाई को एकदम से पायल पहनकर किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। एक बार को तो भाई को ये लगा कि शायद उसका वहम है। उसने जीजा जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो आवाज़ मेरे भाई को ही आ रही थी। दोस्तों, ऐसा 3-4 रोज चला। इसी तरह एक रात जीजा जी ने गाना नहीं चलाया था, तो दोनों शांति से आराम से काम कर रहे थे। उसी वक्त दोनों ने सुना कि बाजू की दुकान का शटर किसी ने खोल दिया है। ऐसे ही बहुत तेज आवाज़ आई। भाई और जीजा जी बाहर गए, लेकिन पाया कि शटर तो बंद था। उस वक्त दोनों ही डर गए, पर वहम समझकर चुपचाप अंदर आकर काम करने लगे। लेकिन इसके बाद थोड़ी ही देर में कोई पायल पहनकर इधर उधर दौड़ने लगा। उस वक्त दोनों ने तुरंत काम बंद कर दिया। दोनों तुरंत भागकर लिफ्ट के पास गए। उन्होंने सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही बंद हो रही थी कि तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके आगे से दौड़ कर गया हो। जब वो दोनों लिफ्ट से नीचे पहुंचे तो ऊपर से जोर से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बोतल फेंकी हो। जब दोनों ने ऊपर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। दोनों के दोनों बाइक लेकर निकल गए। उस रात के बाद से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। घर आकर माँ ने भाई को हनुमान जी का तावीज़ बांध कर दिया। बाद में कहीं जाकर मालूम पड़ा कि सामने वाले ब्लॉक में सभी लेडीज काम करने आती थी। एक बार एक लड़की वॉशरूम गई थी तो अचानक अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। उसने देखा कि कोई डरावनी लड़की खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, आंखें, चेहरा एकदम डरावना। वो ठीक उस लड़की का गला दबाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब के सब वहाँ आ गए। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो पाया कि वो वहाँ बेहोश पड़ी थी। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। जब वो होश में आई तब जाकर उसने सारी बातें बताई। दोस्तों, वो बिल्डिंग जिस ज़मीन पर बनी थी वहाँ पहले बहुत सारे घर थे। कहते हैं कि आग लगने के कारण कितने लोगों की डेथ हो गई। शायद इसी वजह से वो श्रापित थी। पर खैर, उस हादसे के बाद से जीजा जी ने दुकान दूसरी जगह बदल ली। मेरे भाई ने तो उस दिन के बाद से नौकरी ही छोड़ दी थी, और तो और उसने अब आगे की पढ़ाई करी
और आज मेरा भाई बैंक में जॉब करता है। पर दोस्तों, सवाल यही है कि किसी भी जगह पर कुछ भी बनाने से पहले उसकी जांच करानी ज़रूरी होती है, वरना हमें इस चीज़ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। खैर दोस्तों, इसी तरह मैं आपको एक कहानी और सुनाई चलती हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ एक अस्मिता करके एक दीदी थी। ये स्टोरी उनकी ही है। उनके परिवार में 2 भाई और एक बहन थी। उस वक्त उनकी गोद भराई थी। उनके मायके वाले सभी उनके ससुराल गए थे। उस दिन वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। गोद भराई की सभी विधि पूरी हो गई। जैसा कि आप जानते ही हो, गोद भराई होने के बाद लड़की का जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो माँ के घर रहने आती है। अस्मिता दीदी को भी सब लेकर आ रहे थे। उनका ससुराल उनकी माँ के घर से 1 घंटे की दूरी पर था। खैर, उन्होंने गाड़ी करवाई और अस्मिता दीदी के साथ उनकी सहेलियाँ बैठी थी। चलती गाड़ी में अचानक से उनको वॉशरूम जाना हुआ। सबने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, घर बस आने को ही है। ऐसी हालत में कहीं पर भी रुकना अच्छा नहीं है। जैसे कि हमारे बूढ़े लोगों ने कहा है कि जब औरत की गोद भराई होती है या डिलीवरी का समय होता है तो ऐसे में औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो अपने साथ कोई हवा लेकर आ जाती है। लेकिन खैर, दीदी गाड़ी से उतरी और एक सुनसान जगह पर उनकी 2 सहेलियाँ भी उनके साथ थी। खैर, वो उस वक्त वॉशरूम करके वापस आ गई। बस उनसे गलती ये हो गई कि वो लगातार बहुत हंस रही थी। सहेली ने यह भी कहा कि ज़्यादा हंसी मजाक मत करो और इधर से चुपचाप निकलो। अब दोस्तों, उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ कोई और भी आ गया है। घर आने के बाद वो चुपचाप सो गई। घर की सभी औरतें उनसे मिलने गई, जिसमें एक मेरी माँ भी थी। लेकिन दीदी पलंग पर चुपचाप बैठी थी, एकदम गुमसुम। सबको हैरानी हुई कि इतना हंसने बोलने वाली लड़की एकदम से चुपचाप कैसे हो गई। वो बैठे बैठे सभी को आंखें घुमाकर देख रही थी। सबको ये लगा कि शायद थकावट की वजह से ऐसा कर रही है। सभी अपने अपने घर चले गए। उस वक्त घर में बस अस्मिता दी और उनके माता पिता और भाई थे। अस्मिता चुपचाप अपनी माँ के साथ सो गई। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सबको समझ नहीं आ रहा था कि इतना हंसने बोलने वाली लड़की इतना चुपचाप क्यों हो गई। खैर, धीरे धीरे उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया। उन्होंने एक नन्ही गुड़िया को जन्म दिया। सबके सब घर में बेहद खुश थे। एक दिन दोपहर के समय की बात है। माँ अस्मिता दी और उनकी लड़की तीनों सो रहे थे। अस्मिता दी एकदम से उठी और वो छोटी बच्ची का गला दबाने लगी। आवाज़ सुनकर माँ एकदम से उठ गई और बच्ची को छीनकर बाहर भागने लगी। घर में एकदम हल्ला हो गया। सबके सब जैसे ही रूम में पहुंचे तो दी पलंग पर बैठी हुई थी। सबको देखते ही वो बोलने लगी कि 2 कप चाय दो। सबके सब एकदम हैरान हो गए कि ये ऐसा कैसे बोल रही है। उस वक्त अस्मिता दी की बड़े चाची की लड़की भी आई हुई थी। वो ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। दरअसल वो मेरी सहेली ही थी। उसका नाम जयमिनी था। उसे सामने देखते ही दीदी ने चिल्लाकर उससे कहा कि भाग यहाँ से। वो लड़की डर के मारे सीधा अपने घर ही चली गई। साथ ही दोनों भाइयों ने उनको पकड़कर दूसरे कमरे में बांध कर रख दिया, क्योंकि वो अपनी बच्ची को मारना चाहती थी। दूसरे रूम में जाने के बाद वो अचानक गरबा खेलने लगी, वो भी फुल म्यूजिक में म्यूजिक चालू करके। घर वाले बहुत परेशान हो गए। 1-2 महीने बाद उनको ससुराल भेजना था, पर भेजे तो कैसे भेजे। लेकिन आखिरकार ससुराल वालों को बुला के उन्होंने सारी बात बताई। वो तो शुक्र था जो कि उन्होंने इनकी तकलीफ समझी। सबने उसे पकड़कर बाबा के सामने बैठाया और बोला कि बता कौन है तू। उस वक्त अस्मिता दी के अंदर जो आत्मा थी वह लगातार हंस रही थी। बाबा ने तुरंत ही चाबुक निकाला और मारना चालू किया। जैसे ही बाबा मारते वो आत्मा बाहर निकल जाती, जिससे कि अस्मिता दी जोर से चिल्लाती, कहती कि उनको दर्द हो रहा है। बाबा समझ गए कि यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। उन्होंने तुरंत ही मंत्र उच्चारण शुरू किया। वो तुरंत ही अपने कान बंद करने लगी। बाबा ने कहा कि इसके दोनों हाथों को पकड़ो। इसके बाद वो चिल्लाकर 2 आवाज़ में बोलने लगी कि मंत्र बंद करो। बाबा ने कहा बता कौन है तू। तभी सामने से आवाज़ आई जिन्नात। इसके बाद दोबारा से आवाज़ आई चंपा, यानी उनके शरीर में 2 औरत की आत्मा थी। बाबा ने पूछा कौन जिन्नात। उसने कहा मेरा नाम जिन्नात है, मैं एक मुसलमान हूँ। मेरे पति ने मुझे जलाकर मार दिया था। जब वो मुझे जला रहा था तब मेरी लड़की मेरे सामने ही थी। मैं उस वक्त उसको आवाज़ दे रही थी कि भाग मुन्नी भाग यहाँ से। लड़की तो भाग गई, लेकिन उसने मुझे जला ही दिया। तब से बस मैं यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ। बस ठीक जिस दिन ये लड़की उस जंगल में आई तब ये मुझे बहुत सुंदर लगी और इसके पेट में बच्चा भी था। मैंने सोचा कि मुझे खाना भी मिल जाएगा,
क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। इसके बाद बाबा ने दूसरी औरत से पूछा कि उसको क्या तकलीफ़ है। उसने कहा कि उसने सुसाइड कर लिया था और ऐसे ही भटक रही थी। दोस्तों, उस वक्त दोनों जाने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। ये सब कुछ 1 घंटे तक चला। वो इतने चिल्लाए कि पूरी सोसाइटी में आवाज़ गूंज रही थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, बीच पूजा में से वो उठी और सीधा बाहर की तरफ भागी। मैं आपको बता दूं कि जहां पर वो दोनों अश्मिता दी के शरीर में आई थी, वो रास्ता उनके घर से 1 घंटे की दूरी पर था। वो लगातार दौड़े जा रही थी। सभी लोग कार में उनके पीछे पीछे आ रहे थे। न जाने कैसे, पर वो ठीक उसी जगह पर जाकर बेहोश हो गई। इसके बाद बाबा ने उसके माथे पर टीका लगाया और सबको कहा कि घर ले चलो। दोस्तों, वो घर आने के 3 घंटे तक बेहोश रही। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे, लेकिन जब वो होश में आई तो बिल्कुल नॉर्मल रही। शायद वो आत्मा जा चुकी थी। दोस्तों, आज उनके 2 बच्चे हैं। वो अपनी लाइफ में बेहद खुश है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे पास और भी कहानियाँ हैं जिसको मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगी। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानियाँ कुछ अलग ही तरीके की है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। मैं आपको ले चलता हूँ हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अजय उपाध्याय है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक बार मैंने अपने पूरे घर वालों से पूछा तो किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अभी 12वीं क्लास में हूँ। एक बार मैंने यूं ही जिद की। मैंने पूछा कि क्या हुआ था बचपन में मेरे साथ। घर वाले बोलते थे कि ज़्यादा जिद करेगा तो मार पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैंने ठान लिया था कि मुझे कैसे भी करके अपने बचपन की कहानी पता करनी है। बचपन से ही मुझे अपने बड़े पिताजी के पास भेज दिया गया था पढ़ाई करने के लिए। मेरे बड़े पिताजी बीएसएफ में जॉब करते हैं और ऐसा ही है। एक दिन हम सबके सब साथ बैठे थे और आग ताप रहे थे। मैंने अपनी बड़ी माँ से पूछा कि आपको तो पता ही होगा मेरे बचपन की कहानी, मुझे प्लीज़ बताइए। मैंने बहुत जिद करी, तब जाकर वो कहीं मान गई। उन्होंने बताया कि तू जब 1 साल का था तब हमारे पड़ोस में रहने वाले लाला और उनकी पत्नी, पूरे गांव में लाला और बड़े पापा ऐसे ही एक साथ रहते थे। उन्होंने बताया था कि तेरे लाला अपनी पत्नी को बहुत मारते थे। अक्सर वो दारू बहुत पिया करते थे। कुछ दिन या साल बीत गए। एक दिन जाकर लाली ने अपनी जान दे दी। लेकिन इसके कुछ साल बाद लाला ने दूसरी शादी कर ली। पहले तो कुछ दिन तक एकदम सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हमारे लाला की पहली पत्नी जो कि मर चुकी थी, वो पूरे गांव को उस वक्त बहुत परेशान कर रही थी। बहुत लोगों को उसने बहुत ही गंदी तरीके से तड़पा तड़पा कर मार दिया। यहाँ तक कि जब तू 1 साल का था तब वो तेरी माँ के ऊपर भी आ जाती थी और अक्सर जब तुझे भूख लगती तो मुझे तुझे माँ के पास ले जाना पड़ता, मगर उस वक्त तेरी माँ तुझे दूध नहीं पिलाती थी। लेकिन बाद में जैसे ही तुझे तेरी माँ के पास छोड़ा गया तो जब भी लाली आती थी तो हमेशा तेरी आंख उल्टी हो जाती थी। दिन भर रोता ही रहता था। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इतने छोटे बच्चे को रिपोर्ट्स में ना कोई बीमारी थी और ना ही कुछ। एक बार की बात है, तेरे दादाजी एक बड़े बाबा के पास ले गए। उस समय मैंने तुझे ले लिया था, क्योंकि जब तू अपनी माँ के पास जाता था तो बहुत रोने लगता था। कुछ भी कर लो लेकिन शांत नहीं होता था। लेकिन ऐसा कब तक चलता। बाबा ने जब झाड़ फूक की तब लाली तेरी माँ के शरीर में आ गई। फिर बाबा ने पूछा कि आखिर तू उसे क्यों परेशान कर रही है, साथ ही पूरे गांव को। उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है, इसीलिए मैंने अपनी जान दी है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन दिनों जब मैं चीखती चिल्लाती थी तो गांव का एक आदमी मेरे पास नहीं आता था। आज जब खुद को परेशानी आई तो सबको कैसा लग रहा है। बाबा ने फिर से पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती, तू इसको क्यों परेशान कर रही है? इसने तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। सामने से जवाब मिला कि इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर इसकी बड़ी माँ ने इसको अपने पास नहीं लिया होता तो मैं इस बच्चे को मारकर अपने साथ ले जाती। दोस्तों, इसके बाद बाबा नहीं रुके। बाबा ने माँ के अंदर आई आत्मा को बहुत पिटाई लगाई, यहाँ तक कि उन्होंने उसको कैद करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद सब कुछ ठीक रहा तकरीबन 5-6 साल तक। इसके बाद मैं बड़ी माँ के यहाँ ग्वालियर पढ़ने के लिए चला गया। पर पता नहीं एक दिन ऐसा क्या हुआ, मेरी माँ ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप जहर खा लिया। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन सबकी बातें सुनता था। मेरे घर वालों को भी कुछ भी नहीं पता। सब आखिरकार यही बोलते हैं कि ये उसी आत्मा का करा धरा है। दोस्तों, मेरे साथ बालपन में जो हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन उसने मेरी माँ को छीन लिया। मैं इस बात को लेकर आज भी रोता हूँ। कहीं ना कहीं आज भी हमारा परिवार कोई ना कोई उलझन से जूझ रहा है, लेकिन मेरा पूरा परिवार आज तक नहीं समझ पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और इन सब से कब पीछा छूटेगा। बस इतनी ही थी मेरी अब तक की ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक लड़के ने अपनी बचपन की कहानी आपके सामने पेश की। अब आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे छोटे से किस्से का। इसके बाद मैं अपनी आवाज़ को विराम देना चाहूँगा। साथ ही मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहे, बस आप कहानियों को पूरा सुने। आइए अब मैं आपको आखिरी कहानी सुनाए चलता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मेरी कहानी ये है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के वहाँ गया हुआ था। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि आज मामू के यहाँ सोया जाए। हम लोग खुशी खुशी मामू के यहाँ सोने चले गए। हम ठीक रात के 12 बजे फिल्म देख रहे थे। हम 3 भाई हैं और 2 मामू के लड़के, साथ में मामू, तो टोटल 6 लोग हो गए। फिल्म देखते देखते सब लोग सो गए। इसके बाद मेरी आंखें 2:45 पर खुली। मैं सीधा उठा और वॉशरूम की तरफ गया। मैं इधर उधर देख रहा था। मेरी नज़र बाथरूम के ऊपर पड़ी तो देखा कि एक बूढ़ी औरत पूरी जली हुई, उसकी लाल आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने मामू को जगाने का सोचा, लेकिन न जाने मेरे हाथ पर ऐसे ठंडे हो गए कि मेरी हिम्मत ना हो सकी। मैं चुपचाप अंदर आया, चद्दर ओढ़कर लेटा और 2 मिनट बाद जब मैंने चद्दर नीचे की तो पाया कि वो बाहर से खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। मैं चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। मैंने सुबह होते ही ये सब नानी को बताया। नानी ने हमको बताया कि आज से 2 साल पहले एक भाई बहन में लड़ाई होती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहन ने आग लगा ली। साथ ही उसको बचाने के चक्कर में माँ भी जल गई। तब से ही यहाँ के लोगों को माँ बेटी दिखाई देने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये बात मामू को बताई तो उनको मेरा वहम लगा। लेकिन मेरे जाने के कुछ महीनों बाद उन्हें भी पता चल गया। उन्होंने तुरंत ही वो घर खाली कर दिया। बस यही थी मेरी आप बीती। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी एक छोटी सी कहानी सर के चैनल पर जरूर आएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कहानियां ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।